नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण हाईस्कूल सेक्टर 23 गांधीनगर ધોરણ 9 વિષય હિન્દી બાય જે.કે. चौधरी यूट्यूब चैनल पर आपનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखते हैं पाठ 15 दाजू। दाजू का मतलब है बड़ा भाई, जिसमें बताया गया है कि अपनत्व भरे दो शब्द अपरिचित व्यक्तियों को निकट ला देते हैं और तिरस्कार भरी वाणी परिचितों को भी अपरिचित बना देती है। प्रस्तुत कहानी के बालक मदन और जगदीश बाबू के बीच अपनत्व और तिरस्कार का ऐसा ही विपरीत संबंध बन जाता है जिसे हम अपना समझने लगते हैं। वही जब दिल तोड़ देता है तब उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, यही दाजू कहानी का केंद्र बिंदु है। दाजू कहानी के लेखक हैं शेखर जोशी। शेखर जोशी जी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा यानी उत्तरांचल के ओलिया गांव नामक स्थान पर हुआ। आपने केकड़ी एवं अजमेर में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। लगभग 30 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहने के बाद आप स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। आपके चर्चित कहानी संग्रह है कोसी का गटवार, साथ के लोग, दाजू, हलवाहा एवं नौरंगी बीमार है। आपकी आदमी और कीड़े कहानी को 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार महावीर प्रसाद त्रिवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान से सम्मानित दाजू कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण, ये सारे पुरस्कार आपको प्रदान किए गए हैं। दाजू कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है। मदन एक पहाड़ी बालक है जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है। भोलेपन में जिसे वह अपना दाजू अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है, वही किस प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर आघात कर जाता है, इसका मार्मिक चित्रण इस कहानी में हुआ है। तो देखते हैं पाठ 15 दाजू यानी बड़ा भाई। पाठ 15 दाजू। दाजू कहानी का हार्द यही है कि दाजू कहानी का जो मुख्य पात्र मदन, जो 9-10 वर्ष का बाल मजदूर है, वो कैफे में काम करता है और कैफे में आए जगदीश बाबू से उसका परिचय होता है। परिचय होने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये तो हमारे पड़ोसी गांव के हैं, इसलिए मदन ने जगदीश बाबू को दाजू कहकर पुकारना शुरू किया। जब ऐसी बात हुई तो उसके जो कोमल मन के मदन को ऐसा लगा था जैसे उसे उसका बड़ा भाई ही मिल गया हो। दोनों के संबंध में बड़ी निकटता आ गई थी। लेकिन एक दिन दाजू कहने पर जब जगदीश बाबू ने उसे डांटा तो उसके कोमल मन पर गहरी चोट लगी, जिसे वह बड़ा भाई मानता था। उसका बुरी तरह डांटना वह सहन न कर सका और ऐसी गंभीर परिस्थिति में उसने मैनेजर से सिर दर्द का बहाना करके वह सिसकियाँ भर भर के रोया। उसके कोमल मन पर ऐसी बुरी असर पड़ी, उसके मन में उसके प्रति दाजू कहने का जो नाम था, उसका बड़ा भाई मानता था, वो मिट गया और सिर्फ वो बॉय रह गया। तो
इसी प्रकार की एक कहानी है। तो छोटे बच्चों को हम मान सम्मान से पुकारते हैं तो उनको अच्छा लगता है, और जब बच्चों को डांट फटकार करते हैं तो उनको बुरा लगता है। कहानी शुरू करते हैं। चौक से निकलकर बाईं ओर जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफ़े है, जब चौक पड़ता है गांव का, वही चौक से निकलते हैं तो उसकी बाईं ओर एक बड़ा साइन बोर्ड वाला बड़ा कैफ़े है। कैफ़े यानी चाय की दुकान, जो वहाँ चाय नाश्ता पानी जब मिलता है। वहीं जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। जगदीश बाबू जब इस कैफ़े में आए तो मदन को उन्होंने पहली बार देखा था। तो उसका चरित्र चित्रण किया है, मदन कैसा लगता था। तो गोरा चिट्टा रंग, नीली सफ़ाक आंखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी स्फूर्ति, आँखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था, और शायद यही उम्र उसकी रही होगी। मदन गोरे रंग का था, उसकी नीली आंखें थी और नीली सफ़ाक यानी स्वच्छ निर्मल, उसमें शिथिलता यानी सुस्ती, आलस्य बिल्कुल नहीं था। जिस प्रकार कमल के पत्ते पर एक बूंद पानी गिरता है तो तुरंत फिसल जाता है और नीचे गिर पड़ता है, उसी प्रकार मदन भी इतना स्फूर्तिला था। चाय साहब कोई ऑर्डर देने से पहले ही वो वहाँ पहुँच जाता था। चाय साहब, पानी साहब, ऐसा करके वो जो भी ग्राहक बैठा है उसके पास पहुँच जाता था, और पास पहुँचने के बाद वो उसका ऑर्डर नोट करता था और तुरंत उतनी स्फूर्ति से वही ऑर्डर को पूरा करने का वो कार्य करता था। आँखों की चंचलता देखकर, उसकी आँखों में जब लेखक ने यानी जगदीश बाबू ने देखा तो लगा कि इसकी उम्र शायद 9-10 वर्ष की होगी, और शायद यही उम्र उसकी थी। अर्धजली सिगरेट का एक लंबा कस खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफ़े में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेटें उठा रहा था। जगदीश बाबू ने जब पहली बार उसे देखा तो वही कैफ़े में गए तो वो सिगार पी रहे थे। सिगार पीते समय, लंबा कस खींचते समय जगदीश बाबू प्रवेश करते हैं कैफ़े में। तो उसी टाइम मदन जो है वो टेबल पर से, मेज पर से वो प्लेटें उठा रहा था, और जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था। वो बिल्कुल उसके सामने आया था, मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो कि कोई मेज पर बैठे और चाय पानी मांगे। वह कुछ बोला नहीं, हाँ नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया पर था। जो भी व्यक्ति आता था तो उसके प्रति वो नम्रता का प्रदर्शन करता था और थोड़ा झुकता था, मुस्कुराता था। पर उसके इसी मौन में जैसे सारा मीनू समाहित था। जो मुस्कुराता था उसी में उसका जो पूरा कैफ़े का जो मेनू है, व्यंजन की जो लिस्ट है, वो पूरी उसके पास रहती थी। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराकर चल दिया और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी। लेखक ने सिंगल चाय का ऑर्डर दिया। ऑर्डर पाने के बाद तुरंत वो मुस्कुराया और मुस्कुराकर तुरंत वो गया और पलक झपकते यानी इतनी स्फूर्ति से वो चाय लेकर हाजिर हो गया। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती हैं।
लेखक का कहना है कि ये मनुष्य है, वो मनुष्य की जो भावनाएं हैं बहुत ही विचित्र प्रकार की होती हैं। निर्जन स्थान, एकांत स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकांकी अनुभव नहीं करता। लगता है इस एकांकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है। निर्जन का शब्द समूह है जहाँ कोई न हो ऐसा स्थान। निसंग, निसंग का शब्द समूह है किसी का साथ न होना। एकाकी अनुभव नहीं करता। लगता है इस एकाकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है। परंतु इसके विपरीत लेखक कहना चाहता है कि मनुष्य की जो भावनाएं हैं वो विचित्र है। कभी कभी वो अकेला घर से निकला है लेकिन एकाकीपन महसूस नहीं करता। चाहे कोई निर्जन स्थान पर जाए, कहीं कोई पहचानता न हो ऐसे स्थान पर जाए तो भी वो एकाकीपन महसूस करता नहीं है। परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच, यानी कि कई लोगों के बीच जनरवमय वातावरण, यानी कि जनरव का शब्द समूह है लोगों के आने जाने की ध्वनि। तो लोगों के बीच होने के बाद भी वो सुनेपन की अनुभूति करता है। तो ऐसे व्यक्ति भी कभी कभार होते हैं। लगता है जो कुछ है वह पराया है, कितना अपनत्वहीन। उसे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ है वो तो हमारा नहीं, पराया है। ऐसा अपनत्वहीन उसे लगता है। पर यह अकारण ही नहीं होता। इस एकाकीपन की अनुभूति, इस अलगाव की जड़ें होती है बिछोड़ या विरक्ति। बिछोड़ना यानी कि उसको छोड़ना, जो अपने वतन को छोड़ना, और विरक्ति माने उसका विराग यानी उदासीनता के कथा के मूल में रहता है। कवि कहना चाहते हैं मनुष्य के मन को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कभी कभी जब उसके साथ कोई नहीं होता तब निर्जन एकांत स्थान में भी वह स्वयं को अकेला अनुभव नहीं करता। उस एकांकीपन में भी उसे अपनेपन की अनुभूति होती है। इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों लोगों के बीच होकर भी वह सुनापन यानी सुनसान विस्तार में भी सुनापन महसूस करता है। उसे सब कुछ पराया, अपनत्वहीन लगता है। मनुष्य मन की इन्हीं अटपटी स्थितियों के कारण लेखक ने कहा है कि मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं, चौक की चहल पहल, कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे। ऐसा लगता है कि शायद कुछ दिन रहकर वो ऐसे कि भाई ये तो हमारे परिचित है, ऐसे अभ्यस्त हो जाए। इसके बाद उनको ऐसी अनुभूति हो जाए ये सब लोग जो है हमारे। पर आज तो लगता है ये अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर है। और तब उन्हें अनायास याद आने लगते हैं अपने गांव, पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफे होटल। ये सारी बातें उन्हें जब अकेले हुए हैं उसी समय ये सारी बातें याद आती हैं। कवि कहना चाहते हैं कि जगदीश बाबू अपने गांव से बहुत दूर के शहर में आए थे। वे अकेले हैं। यहाँ का वातावरण उनके गांव के वातावरण से बिल्कुल मिलजुलता नहीं है। इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने, लेकिन ऐसा वातावरण है जो बिल्कुल भिन्न है। गांव में यहाँ के चौक जैसी चहल पहल नहीं थी, वहाँ कैफे के जैसा शोरगुल नहीं था। उन्हें लगता था जैसे वे अपनेपन की सीमा से बहुत दूर आ गए।
इस तरह जगदीश बाबू को पहले पहल नए शहर में ऐसा अपरिचित लगता है, अकेलापन लगता है। जब मनुष्य अकेला हो जाता है तब अनायास यानी अपने आप बिना प्रयास के ये सारी बातें याद आती हैं। हमारे गांव में ऐसे ऐसे लोग थे, मैं यहाँ बैठा था तब वही आदमी जा रहा था। कभी कभी स्कूल कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं। स्कूल कॉलेज के छोकरे जो पढ़ाई लिखाई करते हैं आते जाते दिखाई देते हैं। अपने निकट के शहर के लोग दिखाई देते हैं। कोई कैफ़े में गए हो तो कैफ़े की याद आती है, कोई होटल में गए हो तो होटल की याद आती है। इस प्रकार की बातें याद आती हैं जब मनुष्य अकेलापन महसूस करता है तब। चाय साहब, जगदीश बाबू ने सिंगल चाय का ऑर्डर दिया था। चाय लेकर मदन हाजिर हो गया। जगदीश बाबू ने एक राखदानी में सिगरेट जाड़ी, राखदानी होती है उसमें सिगरेट जाड़ते हैं। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है, और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। कहा, क्या नाम है तुम्हारा? मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ का हो बाबूजी? पहाड़ तो सैकड़ों हैं, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया मदन को। वो मुस्कुराकर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा कि अल्मोड़ा तो पहाड़ी विस्तार है, लेकिन अल्मोड़ा में तुम्हारा कौन सा गांव है? इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। इस कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही, जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। तब मदन ने बता दिया, लोटिया लागो। वह सकुचाता हुआ सा बोला। जगदीश बाबू के चेहरे पर स्फूर्ति हुई, एकांकीपन की शाही दूर हो गई, और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी न निकल सके। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो। अतीत, गांव, ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, ईजा, ईजा यानी माँ, बाबा, दीदी, बोली यानी छोटी बहन, दाजू, बड़ा भाई। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी। ईजा नहीं, बाबा नहीं, दीदी नहीं, बोली नहीं, दाजू, हाँ दाजू तो बड़ा भाई। जगदीश बाबू के रूप में मदन को बड़े भाई का एहसास हुआ। बड़ा भाई जिस प्रकार मिल गया हो, इस प्रकार यहाँ ऐसे विस्तार में मदन भी अकेला था, वो दूर गांव से आया हुआ था, और जगदीश बाबू भी यहाँ आए हुए थे। दोनों अकेले थे। जगदीश बाबू पहले पहल तो बहुत ही अकेले थे, वो अकेलेपन महसूस करते थे। इसलिए मदन को इस प्रकार की बातें बताई। मदन ने उसका उत्तर दिया तो मदन को भी बहुत अच्छा लगा। उसकी एकांकीपन की जो शाही है वह दूर हो गई। मुहावरा है, एकांकीपन की शाही दूर होना, यानी कि अच्छी तरह परिचित होना। यहाँ शाही शब्द गलती से लिखा हुआ है, शाही नहीं, खाई, एकांकीपन की खाई दूर हो गई। जगदीश बाबू अपने विस्तार के हैं, ऐसा सुनते ही मदन को सारी बातें याद आती है। अतीत, उसका जो भूतकाल है वह, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, नदी
बहती हुई नदी, उसकी ईजा यानी माँ, उसके बाबा, उसकी दीदी, उसकी बहन, छोटी बहन गुली, सारे बच्चों लोग हैं वो याद आने लगते हैं। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गई। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता, दाजू जय हिंद। दाजू आज तो ठंड बहुत है। दाजू क्या यहाँ भी हिम पड़ेगा? दाजू आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया था। तभी किसी और से बॉय की आवाज़ पड़ती और मदन उस आवाज़ की प्रतिध्वनि के पहुँचने से पहले ही वहाँ पहुँच जाता। इतनी स्फूर्ति से वहाँ पर पहुँच जाता। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजू कोई चीज़? पानी लाओ। लाया दाजू। शब्द को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चुमती है। छोटा बच्चा है, 9-10 साल का बच्चा है और उसको उसके विस्तार का कोई व्यक्ति मिल गया है तो उसे बहुत जो अजनबीपन लगता था वो दूर हो गया। और जिस प्रकार अपना बच्चा बिछुड़ने पर जब माँ को वो बच्चा मिल जाता है और माँ अपने बेटे को चूमती है, उतना ही प्यार जगदीश बाबू के प्रति मदन को हो गया है। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। उन्हें अब चौक कैफे ही नहीं, सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजू। जगदीश बाबू का जो एकाकीपन था वो अभी दूर हो गया है। चौक से कैफे ही नहीं, सारा शहर, पूरे शहर में उनकी पहचान हो गई, सब लोग जानने लगे। इसलिए उसकी एकांकीपन की जो बात थी वो अभी दूर हो गई। तो अभी जगदीश बाबू को मदन जब दाजू कहता था तो वो दाजू कहलाना उन्हें अच्छा नहीं लगता है। और ये मदन है कि दूसरी टेबल पर जाता है तो दाजू पानी लाओ, दाजू क्या चाहिए, ऐसी बात करते करते दाजू दाजू कहता था। मदन इधर आओ। आया दाजू। दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोरी अहम की तेज धार के आगे न टिक सकी। दाजू चाय लाओ। चाय नहीं, लेकिन ये दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो? दिन रात किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें? जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया, शब्दों पर अधिकार नहीं रख सका। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं यह भी उन्हें ध्यान नहीं रह गया, पर मदन बिना समझाए ही सब कुछ समझ गया था। कैफे में मदन से परिचय होने पर जगदीश बाबू इस नए शहर में अपना अकेलापन भूल गए थे। 2-4 दिनों में मदन उन्हें दाजू कहकर पुकारता और वे भी उससे स्नेह से पेश आते। उन दोनों में मौसम संबंधी बातें होती। मदन उनसे उनके कम खाने की शिकायत करता। मदन को वे अपने दाजू बड़ा भाई जैसे ही लगते थे। इस तरह प्रारंभ में जगदीश बाबू का मदन के प्रति व्यवहार बहुत स्नेहपूर्ण और अपनत्व से भरा हुआ था। लेकिन ये सारी बातें जगदीश बाबू को भी अच्छी लगती थी, लेकिन जगदीश बाबू मध्यम वर्ग के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और मदन जो है वो कैफे का एक बॉय था। इसलिए जगदीश बाबू को दाजू कहलाना पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने मदन को डांट दिया। उनकी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचता था, इसलिए दाजू कहने पर मदन को उन्होंने डांट दिया। डांटने के बाद
जगदीश बाबू का चेहरा क्रोध से तमतमा गया था। अब उन्हें ये भी मालूम नहीं था कि मदन पेस्टिज का अर्थ समझेगा भी नहीं, लेकिन छोटा बच्चा था लेकिन बहुत ही समझदार था, वो समझ गया। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना कर वह घुटनों में सर दे कोठरी में सिसकियां भर भर कर रोता रहा। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईजा की गोदी से, बाबा की बाहों के और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो। परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो तो रो लेने पर, अंतर की गुमड़ती वेदना की आंखों की राह बाहर निकल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। उसके मन में बहुत गहरी चोट लगी है, बहुत दुख है उसे, जिस प्रकार अपने परिवार से उसे अलग कर दिया हो ऐसा मदन के मन में लगा है। लेकिन चाहे कोई भी ऐसी घटना बनी हो तो रो लेने से या किसी को ये बात बता देने से सारी जो दिमाग में भरी हुई बात वो निकल जाती है, रो लेने से आंखों से निकल जाती है। तो इसी प्रकार भावुक घड़ी जो है वो क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण रहती है।